गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आपका पता है ना, आपको मेजर टेस्ट भी आने वाला है। मेजर टेस्ट की इंफॉर्मेशन है आपको? हाँ, मेरे ख्याल से 29 अगस्त को मेजर टेस्ट है आपका, है ना। और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तक आ रहा है ना। 29 को मेजर टेस्ट है आपका। TWT हो गया तो मैग्नेटिज्म का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ कंडक्टिविटी। हाँ जी हो गया था या नहीं हुआ था? हो गया। हो गया सर। अभी मेरे ख्याल से मार्क्स नहीं है शायद। तो आप अगला जो टेस्ट है ना 29 अगस्त को मेजर टेस्ट है। आप मुझे बताओ, जैसे तो साउथ दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं, आपने क्या कंप्लीट अभी नहीं किया है बेटा 11th के सिलेबस में? 11th में कौन से चैप्टर आपके नहीं हुए? सर थर्मोडायनेमिक्स और थर्मल फिजिक्स एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स अच्छा, एंड हाइड्रोलिक्स कंप्लीट। फ्लूइड मैकेनिक्स पे नहीं हुआ था? सर फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, फ्लूइड मैकेनिक्स कंप्लीट नहीं हुआ। और जो इलास्टिसिटी वाला पोर्शन है? सर लास्ट वेव्स एंड ऑसिलेशन से हो गया। अच्छा, वेव्स एंड ऑसिलेशन हो गया, तो वो इलास्टिसिटी वाला हुआ था? नो सर वो नहीं हुआ। ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन नहीं हुआ। नहीं, ये तो मुश्किल आ रही है ना। जो सिलेबस हमको अपना पड़ रहा है ना, वो उसमें 11th का बहुत ज्यादा आ रहा है। चलो कोई नहीं, करेंगे बाद में। लेकिन अभी अगर हम ज्यादा 11th पे कंसंट्रेट करेंगे तो 12th वीक हो जाएगा। तो एक बार जैसे 12th खत्म होता है तो ये सारे चैप्टर दोबारा से फिर से आपको पूरा पढ़ाए जाएंगे डिटेल। तो उनको भी फायदा हो जाएगा, जो कर भी चुके हैं कोई बात नहीं, आप दोबारा अटेंड करें। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड ग्रेविटेशन, है ना, ये आपको फिर से पढ़ाए जाएंगे डिटेल। लेकिन वो तभी होगा जब आपका 12th का सिलेबस। मैं नहीं चाहता कि अभी हम मिक्स अप। तो अभी फिर सिलेबस वैसे ही रखते हैं जैसा लास्ट में था। 11th का वही पोर्शन है जो लास्ट आपके उसमें था। 12th के पोर्शन में EMI तक बढ़ जाएगा। EMI मतलब जितना हम पढ़ लेंगे पूरा नहीं आएगा, एलिमेंट्री स्टार्टिंग की चीजें आएंगी। जितना तक EMI आपका हो जाए, है ना, उतना तक आपका EMI। वही दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, उसकी वजह से जो है ना। कोई नहीं, करके फिर देंगे टेस्ट। वैसे तो बहुत टेस्ट होते हैं मेडिकल में। मेडिकल में तो इतने टेस्ट होते हैं कि आप टेस्ट दे देंगे परेशान। अभी नहीं, तो जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होता है ना, वो सीरीज ऑफ टेस्ट सीरीज होती है। तो आपको ऐसा ही प्रैक्टिस पे काम कुछ पड़ेगा। बहुत सारे टेस्ट वो आप करते रहो। अभी तो जो भी टेस्ट है उसमें मार्क्स आने की आपको, मैंने आपसे इसलिए पूछ लिया था कि थोड़ा सा मुझे भी आइडिया हो कि क्या क्या 11th का सिलेबस आपने किया हुआ है और क्या करवा। ठीक है, चलो फिर उसी के हिसाब से सिलेबस करते हैं कुछ मॉडिफाई, है ना। जो सिलेबस होगा ना उसी के अकॉर्डिंग फिर हम रखेंगे। सही बता रहे हो, इसलिए मैंने आज इन्फॉर्मेशन आपसे ली। नहीं तो मैं दूसरे इंप्रेशन में रहूं कि पूरा आप कर चुके हो, है ना, और नहीं हो। करेंगे उस टाइम पे, है ना। लेकिन 12th एक बार कंप्लीट करने के बाद, तो मुंबई वालों ने भी क्या किया कि उन्होंने बेसिकली अब मेरे ख्याल से SHM और वे वहां नहीं करवाया मुंबई में, है ना। और अभी रे ऑप्टिक्स भी करवा चुके हैं 12th में। मेरे ख्याल से रे ऑप्टिक्स पहले पढ़ाए थे सबसे। वो अपना जो टेस्ट पेपर है उसी के अकॉर्डिंग बनाते हैं। रे ऑप्टिक्स तो किसी भी हाल में यहाँ पे नहीं हो सकता। मामले उन्होंने 2 चैप्टर पढ़ाए नहीं थे लास्ट ईयर, रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर देते हैं शायद। वहाँ का पैटर्न अलग होगा ना। तो यहाँ पे जो सिलेबस है आपको अपडेट हो जाएगा, क्या सिलेबस में आएगा, और उसकी अच्छी तरह से तैयारी करके आप टेस्ट करो, है ना। कि भाई जो भी सिलेबस में आएगा उसका अच्छी तरह से प्रिपरेशन करके आपको टेस्ट। ठीक है, तो चलो चलो आज जो चैप्टर है ना, एक्चुअली में ये कहीं पढ़ाया नहीं जाता ना। आज जो मैं, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ इससे, क्योंकि आई टीच कंप्लीट सिलेबस। मैं पूरी चीजें पढ़ाता हूँ। इवन मॉडर्न फिजिक्स में बहुत अच्छा खासा काम करता हूँ, जो भी सेमीकंडक्टर्स वगैरह हैं सारा आई टीच जाता है। तो मेरा ये रहता है कि ऐसा नहीं कि स्टूडेंट भटक रहा है छोटे मोटे चीजों के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब चीज यही पढ़ता हूँ। तो आज जो यहाँ पे चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बाद एक छोटा सा सिंगल डे में ही खत्म हो सकता है टॉपिक के, दैट इज योर मैग्नेटिज्म एंड मैथ। मैग्नेटिज्म एंड मैथ, है ना। ये आपके एनसीईआरटी में भी अलग से टॉपिक है ना, कि मैग्नेटिज्म के बाद अध्याय पढ़ते हैं जैसे कि आपका मैग्नेटिज्म एंड मैथ।
क्या इसी को कई बार हम बोलते हैं क्लासिकल मैग्नेटिज्म, है ना, दिस इज समटाइम्स नोन एज ए क्लासिकल मैग्नेटिज्म। जैसे आपकी क्लासिकल फिजिक्स होती है, क्लासिकल फिजिक्स का एक पार्ट होता है जैसे आपका क्लासिकल मैग्नेटिज्म एंड मैटर। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर में हम तीन चीजें पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एक्सेट्रा, थोड़ा अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में। और तीसरी चीज हम बार मैग्नेट के बारे में। अब तक तो हम करंट वाले मैग्नेट के बारे में पढ़ रहे थे, तो पहली बार हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं बार मैग्नेट, है ना। यहाँ पे हम बात करते हैं कि आपके बार मैग्नेट, है ना। जब भी आप बार मैग्नेट ये पढ़ोगे तो कोई भी परमानेंट मैग्नेट या बार मैग्नेट जो होता है ना, उसमें आपको इस तरह से आपने मैग्नेट बना दिया और इसके आपके दो पोल्स, ये वाला पोल आपका हो गया नॉर्थ पोल और ये वाला पोल क्या हो गया जैसे आपका साउथ। इस तरह से नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल क्या होगा जैसे आपका हम डिस्कस करेंगे, है ना। और आपको बार मैग्नेट की अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मैं स्ट्रक्चर देखूं तो आपकी इस तरह से होती है। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इसके स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर आपका ऐसा होता है, कोई भी इंटरसेक्ट नहीं करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी, है ना। और ये इस तरह से हम बना सकते हैं। इस तरह से बार मैग्नेट की क्या होगी जैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड आउटसाइड द मैग्नेट बेसिकली आपकी इस तरह से, है ना, किस तरह से क्या होगी जैसे आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ये साउथ पोल में इंटर हो रही होंगी और यहाँ से नॉर्थ पोल से बाहर जाएंगे, हमेशा क्लोज लूप बनाती है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है किसी भी बार मैग्नेट की वजह से। कोई भी बार मैग्नेट होगा ना तो एक्चुअली में ये डाइपोल ही तो है, जो आपने मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ा था। ये जो बार मैग्नेट है ये डाइपोल का ये क्या होता है आपका एक्सटेंशन। तो सिंपल सा हम बार मैग्नेट को ऐसे लिख सकते हैं कि ये आपका एक डाइपोल, है ना। ये आपका हो गया इस केस में नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, ये डाइपोल। और डाइपोल जब भी होगा तो डाइपोल का डाइपोल मोमेंट हो, तो थोड़ा सा हम सिंबल चेंज कर देते हैं, वैसे उतनी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी आपका डाइपोल मोमेंट, है ना। तो जो डाइपोल मोमेंट होता है इसको हम एम वेक्टर से शो, इसका जो पीएम था उसी को हम क्या लिखते हैं जैसे आपका एम वेक्टर। एम वेक्टर क्या है जैसे आपका डाइपोल मोमेंट, और इसकी जो डायरेक्शन होगी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ होगी। जो डाइपोल मोमेंट वेक्टर होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी जैसे आपकी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। कोई चीज है जो आप पीएम यूज करते थे उसकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं जैसे आपका एम वेक्टर, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो आपको बताया अगर ये डाइपोल ही है तो जो भी डाइपोल की वजह से फील्ड का फॉर्मूला हम जानते हैं उसको एज इट इज हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर मुझे ये निकालना है कि इस डाइपोल के अलोंग यहाँ पे कोई पॉइंट है, इसको हम एक्सियल पॉइंट बोलते हैं, इस एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है। सिंपल लिखेंगे कि एक्सियल पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी यहाँ पे बी की वैल्यू ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एम, 2 मल्टीप्लाई कर दो भाई आपका हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। आर आपकी सेंटर से डिस्टेंस हो जाएगी, इस सेंटर से अगर उस पॉइंट की डिस्टेंस होगी तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी मैग्नीट्यूड आपका ये होगी, है ना। जो डायरेक्शन एम की होगी वही क्या हो जाएगा जैसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड की होगी। सेम डाइपोल वाला फॉर्मूला मैंने यूज किया, 2 म्यू नॉट एम 4 पाई क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अगर हम एंगल बाइसेक्टर पे निकालें तो एंगल बाइसेक्टर पे अपोजिट होगा, है ना, और इसका हाफ होता है। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसके अपोजिट होगी और हाफ होगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी म्यू नॉट एम बाई 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। आर कोई भी जनरल डिस्टेंस है, एंगल बाइसेक्टर पे डबल होता है, सॉरी एक्सियल पॉइंट पे डबल होता है एज कंपेयर टू द एंगल बाइसेक्टर, है ना। और डायरेक्शन अपोजिट होती है, ये एक्सियल पॉइंट पे तो उसके लॉन्ग होगा, एंगल बाइसेक्टर पे डायरेक्शन क्या होगी बेसिकली इसकी अपोजिट। और कहीं पे भी अगर हम कोई जनरल पॉइंट ले लें, यहाँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर r थीटा है, यहाँ पे हम जानते हैं कि यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इस तरह से होती है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। इसका यहाँ से एंगल अगर फाई कोई है और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर r थीटा है, r ये डिस्टेंस थीटा आपका ये एंगल, है ना। तो इस पॉइंट पे अगर हम जनरल पॉइंट r थीटा पे बात करें तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है ये भी हम जानते हैं। ये आपका हो जाएगा चलिए आपका म्यू नॉट एम बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस, है ना। सेम इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसे ही इलेक्ट्रिकल डाइपोल या जो आप सिंपल क्लोज लूप वाला डाइपोल पढ़ रहे हैं वैसे ही आपका ये भी मैग्नेटिक फील्ड। और ये भी हम जानते हैं कि अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड का इस लाइन से एंगल आर से इसका एंगल अगर पाई है और ये एंगल अगर थीटा है
तो हम ये चीज भी जानते हैं कि जो tan फाई की वैल्यू होगी ये हमेशा tan थीटा बाई 2 होगी। tan फाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी आपकी tan थीटा बाई 2 आपने निकाल लिया कि भाई कोई भी अगर इस तरह से डाइपोल है तो किसी r डिस्टेंस पे दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड और ये एंगल अगर फाई है तो tan फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी tan थीटा बाई एक्सियल पॉइंट पे फील्ड इतनी होगी एंगल बाइसेक्टर में और किसी भी जनरल पॉइंट पे हम फील्ड की वैल्यू ये निकाल सकते हैं। तो ये अलग चीज नहीं है जो आपने सिंपल इलेक्ट्रिकल डाइपोल या सिंपल इससे पहले जो मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ा सेम फॉर्मूला ही हम यहाँ पे एड्रेस और वो भी चीज सही है कि अगर मैं ऐसा कर दूं यहाँ पे कि कोई एक्सटर्नल फील्ड है ना यहाँ पे अगर मैं आपसे ऐसा बोलता हूँ कि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फील्ड किसी दूसरे सोर्स की वजह से प्रोड्यूस है और इस एक्सटर्नल फील्ड में अगर मैं कोई इस तरह से बार मैग्नेट प्लेस कर दूं है ना ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल ये इसके एम की डायरेक्शन हो जाएगी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और ये एंगल अगर थीटा है तो हम जानते हैं अगर ये फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा सिंपल सा बोलेंगे इन यूनिफॉर्म फील्ड अगर ये फील्ड यूनिफॉर्म है यूनिफॉर्म फील्ड नेट फोर्स ऑन बार मैग्नेट विल बी 0 है ना कि अगर यूनिफॉर्म कोई फील्ड है तो बार मैग्नेट के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 होती है ना क्या पता है जितना नॉर्थ का राइट पर लगेगा उतना इसके ऊपर लग जाएगा लेकिन नेट फोर्स 0 होगा लेकिन रोटेशनल इफेक्ट होगा इसके ऊपर फोर्स ऐसे लगेगा इसके ऊपर फोर्स अपोजिट लगेगा तो एक टॉर्क लगेगा तो इसके ऊपर एक टॉर्क आ जाएगा और टॉर्क की वैल्यू सिंपल सा m क्रॉस b होती है m और b का क्या हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी माइनस m डॉट b है ना एक्सटर्नल फील्ड प्लेस करेंगे तो नेट फोर्स तो 0 होगा लेकिन टॉर्क इसको रोटेट करना चाहेगा और ये माइनस m डॉट b हो जाएगा और आपको पता है अगर मैं स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको डिस्टर्ब करूं तो ये ऑसिलेट करता है तो सिंपल सा हम यहां बोलेंगे कि व्हेन डिस्टर्ब when displaced from stable equilibrium position stable equilibrium position when displaced from the stable equilibrium position then it oscillates है ना with time period का फॉर्मूला आप याद रखना कि इसका जो टाइम पीरियड होगा टाइम पीरियड की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2 पाई अंडर रूट ऑफ I बाई m है ना आई स्पेस बार मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा है ना कि भाई टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे केस में ले लेते इलेक्ट्रिक फील्ड में भी और सिंपल जो हम लूप डिस्कस कर रहे थे उसमें तो ये चीज आपको बार मैग्नेट के केस में आना चाहिए कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है कि करंट का मैग्नेटिक का इफेक्ट नहीं पूछ के क्लासिकल मैग्नेटिज्म में बार मैग्नेट वाले के बारे में डिस्कस तो बार मैग्नेट एक सिंपल डाइपोल की वजह से फील्ड व्हेन डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड तो टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी लगेगी और जब स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब करोगे तो ये ऑसिलेट करेगा एसटीएम परफॉर्म करेगा और उस एसटीएम का टाइम पीरियड क्या होगा उसकी आपकी आई इसमें हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना कि आई क्या हो जाएगा इसलिए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सटर्नल फील्ड में आई की वैल्यू जो होगी ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है ये होता है बार मैग्नेट तो थ्योरेटिकल सी चीजें हैं जो कि आपको आनी चाहिए क्या कर रहे हैं बार मैग्नेट इसके बाद हम आते हैं जो नेक्स्ट क्या वी टॉक अबाउट द अर्थ मैग्नेट थोड़ा सा अर्थ मैग्नेट के ऐसे मैग्नेट जो बिहेव करता है तो उसके बारे में भी कुछ टेक्निकल चीजें आपको आनी चाहिए हम यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज इस पर डिस्कस करते हैं दैट इज योर अर्थ मैग्नेटिज्म है ना भाई वी टॉक अबाउट द अर्थ मैग्नेटिज्म है ना तो ध्यान रखना जो अर्थ मैग्नेटिज्म है उसके कंसेप्ट भी एकदम सिंपल सा वी कैन टॉक अबाउट द अर्थ मैग्नेटिज्म अर्थ मैग्नेटिज्म में क्या होता है कि ये इस तरह से हम अर्थ ले लेते हैं ऐसे ये आपका अर्थ
है ना। और आपको पता है कि अर्थ का ये आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ, है ना। ये क्या होता है, जैसे कि आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ। तो हम भी ऐसा बोलते हैं कि अर्थ भी एज ए बार मैग्नेट ही बिहेव करती है ना। लेकिन उसका जो नॉर्थ एंड साउथ पोल होता है, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल के उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे जियोग्राफिकल साउथ पोल है ना, तो यहाँ पे मैग्नेटिक जो होगा वो नॉर्थ पोल होगा। और अगर यहाँ पे जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है तो मैग्नेट का यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका साउथ पोल है ना। मतलब इसके अकॉर्डिंग ये आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ है, और ये आपका हो जाएगा उल्टा मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ। और उसके बीच में एक एंगल होता है, कुछ 11.2 डिग्री का एंगल है ना। इसके बीच में एंगल कितना है, जैसे कि आपका 11.2 डिग्री है ना। आप देख लेना एनसीईआरटी में कई बार मैं मिस कर जाता हूँ। ये आपका हो गया नॉर्थ एंड साउथ, ये आपका नॉर्थ एंड साउथ हो गया। तो एक्चुअली नॉर्थ एंड साउथ बोलने का मतलब ये है कि अगर अर्थ एज ए बार मैग्नेट बिहेव कर रहा है तो वो इस डायरेक्शन में ओरिएंट है। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही होंगी और अर्थ के अंदर मूव करके यहाँ से बाहर निकल, और एक्चुअली में क्लोज लूप बना रहे। लूप बहुत बड़ा है इसलिए मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ। सिंपल सा ये आपका हो गया साउथ पोल, है ना। और ये हो गया मैग्नेटिक बेसिकली आपका नॉर्थ, जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकल रही है। जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पे क्या होता है, आपका अपोजिट। इसलिए जब हम कंपास रखते हैं ना, तो कंपास का साउथ पोल जो अर्थ का साउथ पोल है, ये कंपास के नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट, तो नॉर्थ के डायरेक्शन में चला जाता है। इस तरह से है ना कि जब भी आप कंपास सस्पेंड करोगे तो साउथ पोल की तरफ भी अट्रैक्ट होगा, तो इसके डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, जैसे कि आपके ओरिएंट है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर इक्वेटर भी अलग अलग होगा। अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेटर बनाऊं तो ये आपका हो गया जियोग्राफिक इक्वेटर, है ना। ये आपका क्या हो गया, जियोग्राफिक इक्वेटर, है ना। और ये वाला जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर होगा, ये आपका हो गया मैग्नेटिक, है ना। ये जो चीज होता है इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका मैग्नेटिक इक्वेटर, है ना भाई। मैग्नेटिक इक्वेटर जो होगा बस ये आपका ये होगा। और ये एंगल अगर 11.2 डिग्री है तो ये भी एंगल सेम ही है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप इसमें कि अर्थ मैग्नेटिज्म को हमने इस तरह से शो किया। और यहाँ पे हम दो तरह के एंगल डिफाइन करते हैं। वी डिफाइन टू टाइप ऑफ एंगल। एक पहला जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं डिक्लिनेशन, है ना। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है सिंपल डिक्लिनेशन। आप जो पहला आप यहाँ पे एंगल लोगे उसको हम बोलते हैं डिक्लिनेशन या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो सबसे पहले जो चीज हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं वे डिफाइन डिक्लिनेशन, है ना। अभी डिक्लिनेशन क्या होता है ये थोड़ा जानते हैं। ऐसे को आप देख लो, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, है ना। तो ध्यान रखना जो जब भी आप कंपास को प्लेस करोगे ना, तो आपका जो सिंपल कंपास है वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को शो करता है, लेकिन एक्चुअली वो ट्रू नॉर्थ एंड साउथ को शो नहीं करता, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है ना। तो सिंपल सा बोलते हैं डिक्लिनेशन इज द एंगल बिटवीन, राइट, north and south, north direction shown by magnetic compass, magnetic compass. What is the angle of declination? Angle between the north direction shown by magnetic compass with, right, actual north direction, actual north direction, है ना। इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि एंगल बिटवीन द नॉर्थ डायरेक्शन शोन बाय द मैग्नेटिक कंपास विद एक्चुअल नॉर्थ डायरेक्शन, है ना। एक्चुअली में क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि एक्चुअल जो जियोग्राफिक नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन किसी भी लोकेशन पे, लाइक दिल्ली में ये आपका ये नॉर्थ एंड साउथ, है ना। तो कायदे से तो ये होना चाहिए कि जब कंपास आप सस्पेंड करोगे तो उसके लॉन्ग हो जाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में होता नहीं। जब आप कंपास को इस तरह से सस्पेंड करते हो तो ये थोड़ा सा एंगल शो करता है। ये आपकी कंपास की अगर निडल है तो ये जो नॉर्थ एंड साउथ शो करती है ना, उसके और एक्चुअल नॉर्थ एंड साउथ में कुछ एंगल पाई, इसी पाई एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ
डिक्लेरेशन, ये आपका एंगल ऑफ डिक्लेरेशन है ना। वही जो एक्चुअल नॉर्थ एंड साउथ है और जो कंपास नॉर्थ एंड साउथ शो कर रहा है उसके बीच का जो एंगल होता है दिस इज नोन एज ए एंगल ऑफ डिक्लेरेशन, है ना। तो अब इसका देखिए एंगल ऑफ डिक्लेरेशन एक्चुअली में एक जितना हम इक्वेटर के पास होते हैं एंगल ऑफ डिक्लेरेशन उतना ही कम है ना। लाइक इंडिया के लिए बड़ा कुछ मिनट्स वगैरह में एंगल ऑफ डिक्लेरेशन है ना, लाइक 45 मिनट्स। अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई के लोकेशन में जो फाई की वैल्यू है वो सिंपल आपका 45 मिनट्स ऑफ है ना आर्क है। तो एंगल बहुत छोटा है ना, इतना छोटा है कि हम बोलते हैं कि भाई ये नेग्लिजिबल है, मतलब कंपास जो नॉर्थ एंड साउथ शो कर रहा है एक्चुअल में वो सही है ना। प्लेस टू प्लेस ये वेरी करता है एंगल ऑफ डिक्लेरेशन। तो इंडिया के किसी भी लोकेशन में अगर देखा जाए तो ये कुछ मिनट्स ऑफ आर्क में होता है। अगर मिनट्स ऑफ आर्क में मतलब वही बात सही है भाई, जो ये नॉर्थ एंड साउथ शो कर रहा है एक्चुअल नॉर्थ एंड साउथ के क्या होगा बहुत क्लोज। लेकिन फिर भी ये चीज मैटर करती है कई जगह पे लार्ज वैल्यू भी होती है। जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे ये वैल्यू क्या होती है जैसे कि आपकी लार्ज। तो पहला टर्म आ गया, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लेरेशन। दूसरा एक टर्म होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, है ना। जैसे एंगल ऑफ डिक्लेरेशन आपने डिफाइन किया ऐसे हम एक और टर्म डिफाइन करेंगे, वी कॉल इट एज एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। तो जो एंगल ऑफ डिप है ये एक्चुअली में जैसे आप को जो कंपास होता है ना, तो कंपास में ये इस तरह से मूव करने के लिए फ्री होता है, हाँ। जैसे आप फ्री छोड़ोगे तो ये नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ओरिएंट है। अगर ये इस डायरेक्शन में फ्री होता है ना वर्टिकल मूव करने के लिए भी, है ना, तो एक्चुअली में ये जब आप इसको फ्री छोड़ोगे ना तो इस तरह से डिप कर, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अर्थ के सरफेस के अलोंग नहीं होती है बल्कि नेट फील्ड उससे किसी एंगल पे होती है। तो जितने एंगल से नीचे जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, है ना। एक्चुअली में ध्यान का क्या होगा कि जैसे आप कंपास को अगर ये इस डायरेक्शन में फ्री होता, वैसे कंपास फ्री होता नहीं, उससे प्लेन में मूव करता है। तो प्लेन में मूव करता है तो नॉर्थ एंड साउथ में आ जाता है। अगर ये वर्टिकल प्लेन में फ्री टू मूव होता तो ये इस तरह से किसी एंगल पे, मतलब अर्थ की वजह से फील्ड जो होती है अर्थ की सरफेस के अलोंग नहीं होती बल्कि उससे किसी एंगल पे होती है। उसी एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। तो जो एंगल ऑफ डिप है दिस इज द एंगल बिटवीन, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड विद अर्थ सरफेस, विद अर्थ सरफेस, इस चीज को हम एंगल डिप बोलते हैं। एंगल ऑफ डिप जो होगा ये अर्थ के सरफेस से जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की वजह से होगी उसके बीच में क्या होता है कि आपका ये एंगल, तो दिस एंगल इज सिंपली नोन एज ए एंगल ऑफ डिप, है ना। इसकी थोड़ी सी प्रॉपर और डेफिनेशन बताया था मैं आपको और समझा भी देता हूँ एंगल डिप होता है। एंगल ऑफ डिप क्या चीज होगी ये भी आपको, एंगल बिटवीन द टोटल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, कि एंगल बिटवीन टोटल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, विद अर्थ सरफेस, इसी को हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे मैं दो प्लेन ले लूं, मैंने बोला भाई एक प्लेन आपका ये है ना, और एक प्लेन हम ऐसा ले लेते हैं इस तरह से, दो प्लेन ले लिया मैंने। आप देखो ये जो प्लेन है इसके अलोंग हम ले रहे हैं मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस इज सपोज मैग्नेटिक नॉर्थ, है ना, जो नॉर्थ आपका मैग्नेट शो करता है। और ये जो नॉर्थ है ये एक्चुअल नॉर्थ, इसको हम बोलते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ, है ना। ये नॉर्थ वो है जो कि जिसके अलोंग कंपास ओरिएंट हो, और ये एक्चुअल नॉर्थ। तो आपको अभी तो आपने डिफाइन किया कि एंगल ऑफ डिक्लेरेशन क्या होगा, एक्चुअल नॉर्थ और जो नॉर्थ कंपास शो कर रहा है उसके बीच का जो एंगल होगा उसे तो हम क्या बोलेंगे एंगल ऑफ डिक्लेरेशन। तो ये एंगल तो फाई होगी, है ना, ये जो एंगल होगा ये एंगल क्या हो गया जैसे कि आपका फाई हो गया, कि दिस इज ए एंगल कॉल्ड एज ए फाई। हाँ बोल सकते हैं, कृतिका बोल सकते हैं, लेकिन अभी भी रिसर्च इसके ऊपर चल रहा है तो इसलिए उस पर हम नहीं आ रहे हैं, है ना, कि भाई जो इसके ऊपर कई चीजें रिसर्च चल रही हैं
इसलिए हम नहीं बात कर रहे हैं इसमें, है ना, बताऊंगा आपको। यहाँ पे आके मैग्नेटिक नॉर्थ हो गया और ये आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ है। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, है ना। तो ये तो एंगल आपने पहले ही पढ़ लिया। अब बोल रहे हैं इस प्लेन में भी जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हॉरिजॉन्टल नहीं होगी, बल्कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से किसी एंगल पे है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है जो अर्थ के सरफेस से एंगल बना रहा होगा इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ, है ना। तो यहाँ पे जो डेल्टा होगा दिस डेल्टा इज नोन एज एंगल ऑफ, है ना। डेल्टा जो होता है वो क्या होता है कि आपका एंगल ऑफ डिफरेंस। कौन सा है ये जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, एक तो इसका कंपोनेंट अर्थ के सरफेस के अलोंग होगा तो इसको हम बोलते हैं BH, और एक इसका जो कंपोनेंट होगा वो अर्थ के सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, इसको हम बोलेंगे BB। दो कंपोनेंट होगा ना इसके, अगर अर्थ के हॉरिजॉन्टल नहीं है फील्ड, अगर किसी एंगल पे है और जिस एंगल से उसी को हम बोल रहे हैं एंगल ऑफ डिफरेंस, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाए BB एंड B। तो बस बात है जो BH की वैल्यू होगी, है ना, ये आपका B cos डेल्टा होगा, है ना। तो किसी भी जगह पे आपको देखना आपको दो चीजें नोन होती है, BH पता हो, क्योंकि हम तो किसी भी कंपास से हॉरिजॉन्टल फील्ड को मेजर कर सकते हैं, वर्टिकल कितना है वो मेजर करना तो बड़ा मुश्किल है। तो आपको BH पता होता है और एंगल ऑफ डिफरेंस पता होता है, तो अगर इन दोनों को टोटल मैग्नेटिक फील्ड अपने आप है ना, क्या BB भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम tan डेल्टा की वैल्यू लिख सकते हैं, ये आपको हो जाएगा BB अपॉन BH। तो अगर आपको BH पता है तो वर्टिकल फील्ड भी आ जाएगी, और अगर BH पता है तो इस रिलेशन से हम टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना ये रिलेशन काफी यूज है कि आपको न्यूमेरिकल्स में ये डिसाइड करना होता है कि आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हॉरिजॉन्टल फील्ड यूज करोगे या वर्टिकल फील्ड यूज, है ना। हॉरिजॉन्टल तो आपको क्वेश्चन सर एक बार दोबारा कर दो सर। ये बेटा कुछ नहीं है, एंगल ऑफ डिप्थ का मतलब हो जाएगा कि भाई कंपास ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं होता है बल्कि इसी एंगल पे है, तो जितने एंगल्स हॉरिजॉन्टल से बनाता है उसी को हम क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्थ, है ना। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी और नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट BB हो गया। तो जस्ट ट्रिग्नोमेट्री से BH की वैल्यू क्या होगी B cos डेल्टा हो जाएगी। तो अगर आपको डेल्टा और BH पता है तो हम B निकाल सकते हैं, डेल्टा और BH पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं BB निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशन थोड़ा सा आपको याद है, न्यूमेरिकल्स में ये क्या होगा बेसिकली आपका ये डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में इसको हम क्या करते हैं बेसिकली आपको यूज, इसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ। तो दो टर्म आ गए, डिक्लिनेशन एंड एंगल ऑफ। तो अर्थ मैग्नेटिज्म में ये कुछ टेक्निकल टर्म्स आपको आने, जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तो हम बता देंगे किस तरह से क्या निकलेंगे, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व। चलो इसके बाद हम आते हैं, इसमें दो चीजें हमने पढ़ ली, एक तो बार मैग्नेट के बारे में सब क्रिटिकल चीजें, और दूसरा आपसे थोड़ा सा अर्थ मैग्नेटिज्म का आइडिया, और फॉर्मूला सिर्फ आपका यही, इसी फॉर्मूले को हम न्यूमेरिकल्स में क्या करेंगे यूज। एक तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है, थोड़ा सा हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, है ना, कि वी टॉक अबाउट द मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल एंड मैग्नेटाइजेशन ये आप पढ़ते हैं, है ना। थोड़ा सा मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये थोड़ा सा समझना बड़ा डिफिकल्ट है, एनसीईआरटी में ये जो टॉपिक दिया हुआ है हाईली कंफ्यूजिंग मैनर में दिया हुआ है, उसमें तो ये नहीं समझ में आता कि एंगल ऑफ डेप्थ है, उससे आप पढ़ोगे तो ये एंगल ही समझ पाओगे है क्या, डिक्लेरेशन क्या है, एंगल ऑफ डेप्थ क्या है। वैसे ये भी चीज है, मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइजेशन एक सिस्टमैटिक वे में पढ़ना होगा, अगर सिस्टमैटिक वे में पढ़ोगे तभी आप इसको समझ पाओगे। तो क्या होता है एक्चुअली में, किसी भी मैग्नेट को मैग्नेटाइज कैसे करते हैं, किसी मैग्नेट के साथ कॉन्टेक्ट में रखते हैं, जैसे आपको आयरन अगर कोई पीस है उसको आप किसी मैग्नेट के साथ कॉन्टेक्ट में ले या उसके फील्ड में ले,
और फिर सेपरेट करो तो जो आयरन पीस होगी उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो इसी प्रोसेस को मैग्नेटाइजेशन बोलते हैं। तो किसी भी जब मैग्नेट में हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस करते हैं किसी मेथड से, तो वो प्रोसेस जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक। तो यूजली जो मैग्नेटाइजेशन हम करते हैं किसी सोलेनोइड से करते हैं। क्या करते हैं, क्या हो कि सपोज आपका ये कोई सोलेनोइड है ना, सोलेनोइड आपने पढ़ा हुआ है। सोलेनोइड का पर्पस ये होता है यूनिफॉर्म फील्ड जनरेट। ये आपका कोई सोलेनोइड है और सोलेनोइड के अंदर अभी वैक्यूम है, तो अगर इधर में वैक्यूम है तो इसके अंदर यूनिफॉर्म फील्ड होगी ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि आपकी किसमें यूनिफॉर्म फील्ड हो जाएगी बी नॉट, है ना। वैक्यूम है, अभी कोई मीडियम नहीं है इसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जैसे कि आपकी बी नॉट। और बी नॉट कितनी होती है हम जानते हैं, इसमें बी नॉट जो होती है वो कितनी होती है, बी नॉट एन है ना। अगर इसमें टर्म्स में आई करंट फ्लो हो रही है ना, इस तरह से एक गोला बना दो, ऐसे ही ऐसे फ्लो, बी नॉट एन आई करंट है ना। इसमें बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड होगी और बी नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी नॉट एन। अब जिस मटेरियल को मुझे मैग्नेटाइज करना है उसको मैं बीच वाले स्पेस में फिल करूंगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कोई स्पेस में कोई मैग्नेटिक मटेरियल फिल करूंगा, मे बी क्वार्ट्ज या कोई भी। इसके बीच के स्पेस में आपने क्या किया, कोई मटेरियल फिल कर दिया, तो क्या होगा कि जैसे एक्सटर्नल फील्ड तो अभी भी है, ये एक्सटर्नल फील्ड इसको मैग्नेटाइज कर, तो एक और फील्ड डेवलप हो जाएगी, है ना। कि इसके अंदर यहाँ पे एक और मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे बी। तो अगर ना बी नॉट तो है एक्सटर्नल फील्ड, और बीएम जो है फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन, है ना। बीएम जो है वो क्या है, आपका फील्ड ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। तो आपको अपना जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा, अब जो होगा वो दोनों सम हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ, भाई अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसलिए तो हम कोर लगाते हैं। आपने जैसे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ा ना, तो आपने बोला एक कोर में वाइंडिंग करनी, उसका पर्पस यही तो था कि कुछ एक्सटर्नल फील्ड तो होगी, वाइंडिंग कोर के अंदर करेंगे तो कोर मैग्नेटाइज होंगे, तो अपनी भी फील्ड हो जनरेट, तो जो टोटल फील्ड होगी दोनों की क्या हो जाएगी, सम होगी। अगर मैं इसके अंदर नेट फील्ड लिख दूं, है ना, इसके अंदर टोटल फील्ड कितनी होगी, तो टोटल फील्ड बी की वैल्यू हो जाएगी बी नॉट प्लस बी, है ना। जो टोटल फील्ड होगी वो क्या हो जाएगा कि आपका बी नॉट प्लस बी। अब यहाँ पे दो टेक्निकल टर्म आते हैं, एक तो हम यहाँ पे एक वर्ड यूज करते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। जो आपका मैग्नेटिक इंटेंसिटी होता है इसको ऐसे शो करते हैं, और मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो होता है वो म्यू नॉट बाई म्यू नॉट होता है। ये जो एक्सटर्नल फील्ड है उससे अगर म्यू नॉट हम डिवाइड करते तो कम आएगा, वो मैग्नेटिक इंटेंसिटी आती है। जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी टर्म है ना, यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक इंटेंसिटी देखें तो जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी टर्म होगा, अगर हम बी नॉट की वैल्यू पुट कर दें तो ये आपकी एनआई हो जाएगी। और द मैग्नेटिक इंटेंसिटी करंट के ऊपर डिपेंड करती है, इस सोलेनोइड में करंट कितनी फ्लो होगी उसके अकॉर्डिंग एक्सटर्नल फील्ड चेंज होगी, प्लस मैग्नेटिक इंटेंसिटी इसके ऊपर डिपेंड करती है। एक यहाँ पे टर्म हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, है ना। तो मैग्नेटाइजेशन में क्या होता है ना कि जब ये एक्सटर्नल फील्ड हम फेस करते हैं तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे मटेरियल में डाइपोल्स बन जाते हैं। भाई ये मैग्नेटाइज ऐसे होता है, इसमें क्या होता है, डाइपोल्स बन जाते हैं बहुत सारे मैग्नेट, है ना। तो हम मैग्नेटाइजेशन एक टर्म यूज कर रहे हैं, वो हम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं टोटल नेट डाइपोल मोमेंट। इस मैग्नेटाइजेशन को हम कैपिटल एम से शो, कैपिटल एम की वैल्यू होती है नेट डाइपोल मोमेंट, राइट, अपॉन वॉल्यूम। नेट डाइपोल मोमेंट को आप किससे डिवाइड कर दोगे, वॉल्यूम से, तो जो टर्म आएगा उसको आप क्या होता है, आपका मैग्नेटाइजेशन, नेट डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। तो दो चीज आ गई, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, उसको इस मटेरियल से कोई मतलब नहीं, और एक मैग्नेटाइजेशन कितना इसके अंदर डाइपोल्स डेवलप हुए, टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम।
वो डिपेंड करेगा कि मटेरियल का नेचर। तो थोड़ा ध्यान रखना, जो टोटल फील्ड होगी इसको अब हम इस तरह से लिखेंगे, बी नॉट की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा मे नॉट इंटू एच। तो क्लियर भाई, बी नॉट मे नॉट इंटू एच ही था। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो बी एम होता है ना, ये वाला टर्म, ये मे नॉट इंटू कैपिटल एम होता है। ये जो मैग्नेटाइजेशन एंड नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, भाई इस पूरे वॉल्यूम में कितना डाइपोल मोमेंट डेवलप हुआ, इसको अगर हम मे नॉट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बी एम। तो इस चीज को हम ऐसे लिखते हैं, मे नॉट एच बाई मे नॉट इंटू प्लस क्या हो जाएगा मे नॉट इंटू एम। और ये जो एम होता है, ये कितना मैग्नेटाइज होगा, ये मटेरियल कितने डाइपोल्स इसमें बनेंगे, वो डिपेंड करता है कि बाहर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा मैग्नेटाइज होगी। तो हम यहाँ बोलते हैं जो मैग्नेटाइजेशन होगा इसका एम, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एच। कि आप करंट बढ़ाओगे तो फील्ड बढ़ेगी, फील्ड बढ़ेगी तो एच बढ़ेगा, एच बढ़ेगा तो मैग्नेटाइज भी ज्यादा होगा। तो हम बोलते हैं एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एच। लेकिन आपको पता है ये कितना मैग्नेटाइज होगा, ये तो नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करेगा, कौन सा नेचर का मटेरियल, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक। तो यहाँ पे एक टर्म हम इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे प्रोपोर्शनल ट्रायंगल, तो यहाँ पे एक एक्सेस जैसा टर्म है ना, एक्चुअली में ये एक सिंबल होता है, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, है ना। ये जो टर्म होगा दिस इज नोन एज अ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, है ना। और ये सिंबल जो होता है वो चाई होता है, हाँ। तो सिंपल आ गया कि एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एच। एक्सटर्नल के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही, लेकिन साथ साथ इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मटेरियल के नेचर, और मटेरियल के नेचर को ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है। तो एम की जगह पे हम क्या क्या लिख सकते हैं, हमेशा बेसिकली आपका एक्स। तो आप देखो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, मे नॉट एच प्लस मे नॉट इंटू, यहाँ पे हम पुट कर देंगे एक्स एच, है ना। इससे जो कॉमन टर्म है बाहर ले लेते हैं, तो बी इक्वल टू आपका आ गया मे नॉट एच तो बाहर आ गया इंटू वन प्लस एक्स, है ना। और ये जो वन प्लस एक्स होता है किसी को हम बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी, है ना। यहाँ पे एक टर्म और इंट्रोड्यूस हो गया, दिस इज नोन एज अ रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव जैसे परमिटिविटी होती थी वैसी आपकी रिलेटिव परमेबिलिटी, है ना। तो रिलेटिव परमेबिलिटी जो म्यू होता है ये वन प्लस एक्स के इक्वल। तो स्टेज वाइज हम आते जा रहे हैं, ये होता है इस फॉर्म में लिया है, इस फॉर्म में लिया है, वन प्लस एक्स आ गया, दिस इज नोन एज अ रिलेटिव। और जब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो बी स्क्वायर टू जो हो जाएगा वो आपको आ जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर, और म्यू नॉट इंटू म्यू आर क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा, दैट इज द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। तो हम अल्टीमेटली लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, वापस आ जाते हैं बी, ये आपकी हो जाएगी म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एच। तो इसके अंदर कितना नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डिपेंड करेगा एच के ऊपर और कितनी रिलेटिव परमिएबिलिटी, है ना। और म्यू नॉट इंटू म्यू आर जो होगा इसको हम म्यू लिख सकते हैं एच, है ना। म्यू को हम बोलेंगे परमिएबिलिटी ऑफ द, परमिएबिलिटी ऑफ, है ना। परमिएबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा, इसलिए आपका मीडियम। वही बात है कि एच अगर हम सेम रखें और मटेरियल चेंज करते रहें तो मीडियम की परमिएबिलिटी हम चेंज कर रहे हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, चेंज, है ना। तो ये जो म्यू है या म्यू आर है, ये एक्स है, ये सारी किसकी प्रॉपर्टी होती है, कौन सा मटेरियल हम यहाँ पे यूज करते हैं। और बस बात है जो म्यू आर होगा, है ना, यहाँ से म्यू आर की वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी, है ना। ये आपका हो जाएगा म्यू आर इक्वल टू म्यू बाई म्यू नॉट, परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम बाई परमिएबिलिटी ऑफ द मैटेरियल। तो जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वैसे ये भी। तो ये अल्टीमेटली आपका रिलेशन आ गया कि बी इक्वल टू म्यू एच। जैसे इस मैग्नेटिक मटेरियल को अंदर डालेंगे तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट नहीं होगी, बल्कि अपना मैग्नेटाइज होगी, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप, दोनों का सम अल्टीमेटली म्यू एच के इक्वल। एच एक्सटर्नल करंट के ऊपर डिपेंड करेगा और म्यू डिपेंड करेगा यहाँ पे हम मटेरियल कौन सा। तो ये थोड़ा सा डिस्कशन आ गया कौन कौन से टर्म हम इसमें यूज करें,
है ना, सेम एज एनसीईआर, जैसे आपको एनसीईआरटी में दिया। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। रिलेटिव परमिएबिलिटी, है ना, अब वो डायमेंशंस की वजह से हम बोलते हैं, है ना, ये हम यहाँ से किसकी वजह से बोलते हैं, डायमेंशंस की वजह से बोलते हैं कि एम और एच की डायमेंशन सेम, एम और एच की जो डायमेंशन होती है ना वो क्या होती है, जैसे आपकी सेम, तो एम और एच की अगर डायमेंशन सेम है तो अगर एच में मे नॉट मल्टीप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड डालेंगे, यहाँ पे एम में भी मल्टीप्लाई करके मे नॉट मैग्नेटिक फील्ड लिया, है ना, डायमेंशन की वजह से ऐसा होगा। ये मैग्नेटाइजेशन एम है और ये एच है, दोनों का डायमेंशन सेम है। जब डायमेंशन एनालिसिस करेंगे इसकी, दोनों का डायमेंशन सेम, तो अभी आपने बोला x has a small negative value for diamagnetic material, है ना, भाई डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए x की वैल्यू स्मॉल नेगेटिव वैल्यू, है ना, x has a small negative value for diamagnetic material, है ना, x has small positive value मैग्नेटिक सल्फेट की बात कर रहा हूँ और पैरामैग्नेटिक मटेरियल, हाँ, कि अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो x की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल पॉजिटिव, एंड x हैज ए लार्ज पॉजिटिव वैल्यू फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ये तीनों में डिफरेंस जो होता है किसी सल्फेट का होता है, x has a small negative value for diamagnetic material, small positive value for paramagnetic material, और x has a large positive value for ferromagnetic material। तो वही होगा कि अगर कोई भी डायमैग्नेटिक मटेरियल हो, है ना, कि अगर कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल है ना, तो इसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होगी और इस बात है दिस इज लेस देन जी, है ना, x says लेस देन जी बट ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, इस रेंज में लाई करता है -1 से 0 के बीच, है ना, कि लेस देन 0 होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि -1 से भी कम, -1 एक्सट्रीम वैल्यू है, उससे कम नहीं हो, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। अगर ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, तो जो x की वैल्यू होती है दिस इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू तो होगी लेकिन लेस देन कोई क्वांटिटी ई आ जाएगी, ई सम स्मॉल वैल्यू, है ना, जैसे नहीं कि बहुत लार्ज होगी, है ना, x की वैल्यू क्या होती है, इसलिए आपकी स्मॉल,
ग्रेटर देन तो 0 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगा, इसकी आपकी स्मॉल है ना, क्या पर यहाँ से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अगर होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ना, तो जो सेपरेटिविटी की वैल्यू होती है दिस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन है ना, x की वैल्यू जो होती है लार्ज वैल्यू, तो जो x है वो डिफाइन करता है कि कोई भी मटेरियल का नेचर कैसा हो, है ना, कि कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल है ये किस टाइप का होगा, है ना, उसी को ये क्या करता है, मेजर करता है। मैं बताऊंगा बेटा, अभी मैं निमिषा, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज द फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो जैसे मैंने बताया है, भाई x से डिसाइड करता है कि तीनों मटेरियल को हम डिफरेंशिएट कैसे करें। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल, केमिस्ट्री में भी आप पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे हम उस पर नहीं जाएंगे, हम जस्ट फिजिक्स के हिसाब से इसको डिफरेंशिएट किया कि ये डिसाइड। अब ये मटेरियल का नेचर कैसा होता है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट द डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो अगर मैं जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ना, ये इसकी टेंडेंसी होती है स्ट्रॉन्ग से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करने, है ना, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ना, लेकिन हम यहाँ पे बात करें डायमैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल, diamagnetic material has a tendency to move from strong to weak, strong to weak field, external field, है ना, कि अगर किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड प्लेस करो तो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ मूव करता है। एक्चुअली में डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है ना, वो मैग्नेट से रिपेल होता है अट्रैक्ट होने के वजह से, है ना, तो सिंपल सा हम बोलेंगे इट इज रिपेल्ड बाय मटेरियल, रिपेल्ड बाय मैग्नेट। ऐसे नॉर्मली मैग्नेट जो होता है वो अट्रैक्ट करता है, लेकिन क्योंकि इसकी तो नेगेटिव वैल्यू है ना, तो अट्रैक्ट करने के बजाय क्या करता है, जैसे कि आपका रिपेल करता है ना, कि मैग्नेट इसको क्या करेगा, डायमैग्नेटिक मटेरियल को क्या करेगा, जैसे कि आपका रिपेल करेगा, है ना। रिपेल करने का मतलब ये है कि अगर आप एक्सटर्नल फील्ड में इसको प्लेस कर दोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरह से रिपेल हो जाए, ऐसी होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या शो करेंगे, जैसे कि आपके रिपल्शन, है ना, किसी में एक्सटर्नल फील्ड में अगर आप डायमैग्नेटिक मटेरियल प्लेस कर दो तो ये क्या शो करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फोर्स रिपल्शन, है ना, तो रिपेल्ड बाय द मैग्नेट होगा, ठीक है। अब लेकिन एक बड़ी इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर डायमैग्नेटिक मटेरियल का अगर हम टेम्परेचर कम करें, है ना, तो टेम्परेचर कम करें तो परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल बन जाए, है ना, तो सिंपल से हम बोलते हैं एट लो टेम्परेचर, at low temperature, right, diamagnetic material right become right superconductor and also also it become also show perfect diamond, perfect diamond, perfect diamond। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, फिनोमेना नोन एज अ मेसनर इफेक्ट, called as मेसनर इफेक्ट, मेसनर इफेक्ट, है ना। तो जब डायमैग्नेटिक मटेरियल का टेम्परेचर कम करेंगे ना, फिर सुपर कंडक्टर बन जाएगा, है ना। सुपर कंडक्टर मतलब इसकी रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे 0 हो जाएगी, और जब इसकी रेसिस्टिविटी 0 होगी तो ये परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल है। और परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल का मतलब हो जाएगा कि इसका जो मैग्नेटिक सस्पेंडिटी होगा वो -1, भाई मैंने बोला भाई x की वैल्यू नेगेटिव तो होगी, लेकिन इससे -1 से ज्यादा हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है। तो अगर परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा ना तो उसकी x की वैल्यू क्या होगी, -1।
और x की वैल्यू माइनस होने का मतलब है कि इसका म्यू आर 0 हो जाए, इसकी रिलेटिव परमिबिलिटी क्या हो जाएगी, जैसे कि आपकी है। तो बेसिकली ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका बहुत जो आजकल नेविगेशन वो हो रहा है ना, मैगलेव ट्रेन्स होती है, उसमें इसी को तो यूज करते हैं। मैगलेव ट्रेन में ये सारे कंसेप्ट क्या होता है, जैसे कि आपके यूज होते हैं। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा तो रिपेल करेगा, तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से सारी चीजें मोबाइल, तो उसमें इसी को यूज करते हैं, परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म। और मैं परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म में रिपल्शन फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से क्या करती है, रिपेल। तो परफेक्ट डायमैग्नेटिज्म और सुपर कंडक्टिविटी दोनों शो करती है। और इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, कि आपका मेजनर। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान, ये डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करेंगे तो रिपल्शन शो करेगी, और ये सब है ना। तो लो टेम्परेचर पे ये सुपर कंडक्टर बन जाता है ना, इस बिकम्स द सुपर कंडक्टर। हाँ बोल सकते हैं सही। हाँ ये आपका दिया। तो ये आपका आ गया डायमैग्नेटिक मटेरियल। इसके हम आते हैं दूसरा जो हो गया पैरामैग्नेटिक मटेरियल, है ना। जो दूसरे तरह के मटेरियल है वी कॉल इट एज ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल। यहाँ पे आ गया कि आपका सेकंड काइंड ऑफ मटेरियल इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल, है ना। तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं आप ध्यान रखना, पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो होता है हैज ए वीक टेंडेंसी to move from weak to strong magnetic field, weak to strong magnetic field। हाँ, इसकी जो वीक टेंडेंसी होती है to move from weak to strong magnetic field means it is weakly attracted by a magnet। मैग्नेट इसको अट्रैक्ट तो करता है लेकिन बहुत वीकली अट्रैक्ट करता है ना। एज ए वीक टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम द वीक टू स्ट्रॉन्ग फील्ड मींस इट इज वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। जैसे डायमैग्नेटिक को मैग्नेट रिपेल करता है, लेकिन पैरामैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है, लेकिन वो फोर्स बहुत कम है, वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। ये आपको लगता है मतलब जब आप किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस करोगे तो ये अट्रैक्शन शो करेगा। फील्ड लाइंस का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, है ना। तो इसमें तो रिपल्शन शो कर रहा था, इसमें क्या शो कर रहा था, आपका ये अट्रैक्शन। अब एक चीज और भी आ गई यहाँ पे कि जो इसकी ससेप्टिबिलिटी होती है ना, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती है। इसका जो एक्स होता है इसकी वैल्यू होती है V0c/T। इसमें सी जो होता है दिस इज नोन एज ए क्यूरी कांस्टेंट। क्यूरी कांस्टेंट मतलब इसका एक्स टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो एक्स की वैल्यू बढ़ती है ना। एक्स वैसे तो कम होता है, लेकिन टेम्परेचर अगर लो करें तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, जबकि आपकी इंक्रीज। लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल है ना, टेम्परेचर लेकिन डिपेंडेंट होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखना, इसमें टी इज द टेम्परेचर, टी क्या है बेसिकली इस केस में आपका टेम्परेचर, है ना। टी क्या हो जाएगा, जैसे कि आपका टेम्परेचर होता है। टी जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है इसको हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल, दिस इज नोन एज ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पता नहीं लिक्विड ऑफ नाइट्रोजन मेजनर इफेक्ट शो करता है नहीं करता है, एक बार चेक करना, है ना। ये लिक्विड नाइट्रोजन शो करेगा नहीं करेगा, है ना। मेजनर इफेक्ट का मतलब है कि जब सुपर कंडक्टर बनेगा, सुपर कंडक्टिविटी एंड परफेक्ट डायमेग्नेटिज्म दोनों एक साथ, उसको हम बोलते हैं मेजनर इफेक्ट। में एक साथ ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आएगा, उसमें ये सुपर कंडक्टर बन जाएगा और परफेक्ट डायमेग्नेटिज्म हो जाएगा, दोनों एक साथ होता है, किसी को हम बोलते हैं ये हम इस तरह से शो। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के बाद हम जाते हैं कि नेक्स्ट मटेरियल है दैट इज योर फेरोमैग्नेटिक, है ना। इसके बाद जो नेक्स्ट मटेरियल हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, वी डिस्कस फेरोमैग्नेटिक।
ये हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। देखो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है हैज ए वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, हैज ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी to move from right weak to strong magnetic, weak to strong magnetic field. Yeah, has a strong tendency to move from the weak to strong magnetic field means it is strongly attracted by the magnet, strongly attracted by magnet. Yeah, है ना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एक्स बहुत लार्ज होती है ना, बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज होता है और बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज होगा तो मैग्नेट से बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट है ना। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे क्यूरी लॉ पढ़ते हैं, है ना, कि भाई सिंपल सा ये बोलते हैं कि अगर मैं इसका टेम्परेचर एक आपका एक कम करते जाऊं, है ना, यहाँ पे एक क्यूरी लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है जो कि आपको ध्यान रखना पड़ता है, दैट इज नोन एज ए क्यूरी लॉ। हाँ, जो एक चीज और भी है पहले क्यूरी लॉ के पहले एक थोड़ा सा, हाँ, क्यूरी लॉ के पहले एक्चुअली फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की दो तरह के होते हैं। तो आपने बोला कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जनरल हो गया, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल भी दो तरह के होंगे, एक तो होता है सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जो सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं इसमें मैग्नेटाइजेशन डिसअपीयर हो जाता है आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, है ना, कि सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन डिसअपीयर आफ्टर external field removal, after removal of external field, after removing external field, जैसे हम एक्सटर्नल फील्ड हटाएंगे तो मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, सर आपका डिसअपीयर हो, पहले मैग्नेट था आपने एक्सटर्नल फील्ड हटा दिया तो आपका मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाएगा, सर आपका डिसअपीयर हो। तो कई बार हम इसमें सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का जो एग्जांपल होता है वो सॉफ्ट फेरो एग्जांपल है सॉफ्ट फेरो, इसलिए हम कई बार बनाते हैं ना सॉफ्ट फेरो का कोड, जब तक एक्सटर्नल फील्ड होगी तभी तक वो मैग्नेटाइज है। जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल ऑफ की, इसका मैग्नेटाइजेशन भी खत्म, है ना। तो सॉफ्ट फेरो कोड हम इसलिए यूज करते हैं कई जगह, जैसे आपने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर भी यूज किया, उसी के ऊपर तो वाइंडिंग की थी, जब तक करंट होगी तब तक वो मैग्नेट होगी, जैसे करंट जीरो मैग्नेटाइजेशन भी खत्म, तो उसको बोलते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे होता है हार्ड फेरोमैग्नेटिक, हार्ड फेरोमैग्नेटिक, तो हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो होता है इसमें मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट, मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट, even after removal of field, कि फील्ड आप हटा भी दो तो मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी उसमें रहती है, हटती नहीं। लाइक इसका जो एग्जांपल होता है वो एलनिको होता है, एग्जांपल इज एलनिको, है ना, एल्युमिनियम निकल एंड कोबाल्ट का एलॉय, इसलिए नोन एज एलनिको। एलनिको हम यूज करते हैं बार मैग्नेट के लिए, यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट, है ना, यूज टू मेक द परमानेंट मैग्नेट। जैसे जो बार मैग्नेट बनाते हैं उसी का तो बनाएंगे, या आपने क्या किया सोलेनाइड के अंदर उसको प्रेस किया तो ये मैग्नेटाइज हो, इवन सोलेनाइड से बाहर भी आप निकाल दो
तो भी मैग्नेटाइज रहेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें परसिस्ट करती है। उस तरह के कौन क्या होते हैं, हार्ड फेरोमैग्नेटिक। तो दो तरह के फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हो गए, सॉफ्ट एंड हार्ड। अब यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट आता है टेम्परेचर का, है ना, कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना तो इसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो डिक्रीज होता है। जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होगी, जैसे आपकी डिक्रीज होती है इसके सिंपल सा बोल सकते हैं भाई पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सिंपल सा पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके टेम्परेचर के ऊपर, है ना। एट हाई इनफ टेम्परेचर, at high temperature known as Curie temperature. Curie temperature, right? Ferromagnetic material becomes paramagnetic. Ferromagnetic material becomes paramagnetic. ये आपका होता है ना, कि भाई पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, टेम्परेचर के ऊपर। एट हाई टेम्परेचर नोन एज ए क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बिकम द पैरामैग्नेटिक, मतलब उसकी एक्स बहुत कम हो जाएगी ना, एक्स पॉजिटिव तो रहेगी लेकिन वो कम हो जाएगी, तो ये कन्वर्ट हो जाता है पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक। और इन पैरामैग्नेटिक फेज, पैरामैग्नेटिक फेज जब ये पैरामैग्नेटिक बन जाएगा तो उस टाइम जो इसकी सब्सटिट्यूटिविटी होती है, इसकी वैल्यू C बाई T माइनस TC होती है, where T is greater than TC, है ना, where TC is the Curie temperature। तो जब इसको हम टेम्परेचर बहुत बढ़ा देंगे जो कि क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा होगा तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा। और जब ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन जाएगा तो x की वैल्यू का टेम्परेचर के साथ ये रिलेशन, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम C T माइनस TC हो जाएगा। जैसे जैसे आप T और बढ़ाते जाओगे x की वैल्यू और कम है। ठीक है, तो ये जो हम यूज कर रहे हैं रिलेशन ये पैरामैग्नेटिक फेज के लिए नहीं, जब T की वैल्यू TC से ज्यादा होगी, जब ये पैरामैग्नेटिक बन जाएगा तो उसके लिए रिलेशन, जैसे इस पहले केस में टेम्परेचर से उसका इनवर्स रिलेशन, एसएस में भी इनवर्स रिलेशन। इसमें तभी होगा जब T की वैल्यू TC से क्या होगी, ज्यादा। ये कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपको जानना है, थ्योरेटिकल इसमें एस्पेक्ट्स हैं। एक बार इसके ऊपर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं इसके से। नीट में तो आते हैं इसके ऊपर, इनफैक्ट जे में भी आ चुके हैं, इस सेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स आ चुके हैं। जो भी चीज एनसीईआरटी में दी हुई है, एक सिंगल लाइन भी आपको ध्यान रखना है, तो सिंगल लाइन के ऊपर क्वेश्चन नीट की सबसे प्राइम बुक एनसीईआरटी है। सिंगल कोई छोटी सी चीज लिखी हुई है, लाइक बोर मैग्नेटॉन क्या होता है, मैंने बताया था बोर मैग्नेटॉन क्या होता है, गायरो मैग्नेटिक रेशियो क्या होता है। तो छोटी छोटी जो लाइन लिखी है वो एकदम आपको लाइन पे रिसर्च करना है, नीट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक लाइन पे रिसर्च, वो करना पड़ेगा, है ना। अभी नहीं करोगे मतलब करते रहो टाइम टू टाइम, वैसे बोर्ड के लिए आप करोगे। क्या इसके बाद हम आते हैं, देखो एक हम पढ़ते हैं यहाँ पे हिस्टैरिसीस का, इसका एक क्लास टॉपिक होता है, वी स्टडी वन कर्व दैट इज नोन एज हिस्टैरिसीस का, वी कॉल्ड एज ए हिस्टैरिसीस का, ये हिस्टैरिसीस का। हिस्टैरिसीस का कुछ अलग चीज नहीं है, हिस्टैरिसीस कर्व इज द VH curve for paramagnetic material. Hysteresis curve is VH curve
फॉर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, and this is a BH curve for ferromagnetic material. एक्चुअली में क्या होता है कि थोड़ा मैग्नेटिज्म जो टॉपिक है ना, अभी भी इसमें बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं, लाइक अर्थ मैग्नेटिज्म का कॉज क्या है, ये मैग्नेट कैसे होता है, क्योंकि ये बड़ा एब्रप्ट से बिहेव करता है, तो इसका बिहेवियर कोई वेल डिफाइंड नहीं रहता है। तो मैग्नेटिक मटेरियल का बिहेवियर हमेशा एक जैसा नहीं होगा, जब अभी ऐसा है तो अगले स्टैंड में भी ऐसे रहेगा, ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर। तो इसलिए हम हिस्टैरिसीस कर्व उसी के ऊपर डिपेंड करता है। हम एक BH कर्व बनाते हैं, अभी आपने पढ़ा है B और H में जो रिलेशन होगा, B is equal to mu H, B is the total field, H is the magnetic intensity, है ना। H की वैल्यू डिपेंड करेगी Ni पे, म्यू मीडियम के ऊपर डिपेंड। तो BH कर्व हम बनाते हैं किसके लिए, किसी मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो हम क्या करते हैं ना, ध्यान दो कि BH कर्व जब आप बनाओगे तो y एक्सिस के लॉन्ग आप B ले लो और x एक्सिस के लॉन्ग H ले लो। तो पहले मैंने H0 ले लिया, H0 मतलब सोलनॉइड जो था उसमें कोई करंट ही नहीं फ्लो, जब करंट नहीं फ्लो होगी तो एक्सटर्नल फील्ड जीरो होगा, ये मैग्नेटाइज भी नहीं होगा, ये भी जीरो होगा। तो जीरो से हम स्टार्ट करते हैं, अभी कोई मैग्नेटिज्म नहीं है, ना एक्सटर्नल फील्ड है ना मैग्नेटाइजेशन होगा। जैसे जैसे हम H बढ़ाएंगे ना तो ये टोटल फील्ड बढ़ता है, लेकिन ये कर्व स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, म्यू कोई ऐसा लीनियर रिलेशन फॉलो नहीं करता। ये कर्व आपका आ जाएगा, O से स्टार्ट करते हैं तो O से हमें ये पहुंचेगा, मैग्नेटाइज हो गया। जैसे जैसे आपने H बढ़ाया टोटल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती गई, यहाँ से किसी तक पहुंच। अब हम क्या करते हैं, H कम करते हैं, है ना भाई। H कम ज्यादा हम कैसे करेंगे, करंट से, है ना। करंट आपने बढ़ाया, राइट, तो H की वैल्यू बढ़ गई, करंट कम करेंगे तो H कम होगा। तो प्रॉब्लम ये है ना कि जब हम H बढ़ाया तो इसने O से A तक ये पाथ फॉलो की, लेकिन जब हम करंट कम करेंगे तो इसी के लॉन्ग वापस आके फिर से जीरो नहीं होता है, क्योंकि अभी तो आपने पढ़ा कि भाई सॉफ्ट एंड हार्ड दोनों होंगे, है ना। वेस्ट हो सकता है, मैग्नेटाइजेशन परसिस्ट भी कर सकता है ना। किस केस में क्या परसिस्ट कर सकता है, बेसिकली आपका मैग्नेटाइजेशन। हाँ, प्रॉपर्टी चेंज होगी, बिल्कुल चेंज होगी जब मिक्सिंग करेंगे, तो हाँ कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। हाँ, ये चैप्टर तो बहुत छोटा है, इसमें तो कुछ ऐसा होता ही नहीं है, ये बहुत छोटा चैप्टर होता है, तो ऑलमोस्ट ही कंप्लीट ही होगा। इसमें मिक्स करेंगे ऑब्वियसली बात है, प्रॉपर्टी चेंज होगी, तो हो गई प्योर हम बात कर रहे हैं। जब भी हम मिक्स करेंगे तो प्रॉपर्टी में उसमें चेंज आएगा। जैसे मैंने H पढ़ाया तो O से A पे पहुंच जाएगी। अब हम ये सोचते हैं ना, H कम करेंगे तो वापस इसी पाथ को फॉलो करेंगे, लेकिन ऐसा करता नहीं, वापस आने में इसका पाथ ऐसे डिफरेंट है। हाँ, इसका पाथ क्या हो जाएगा, आप कुछ डिफरेंट आ जाएगा जब इसको आप ऐसे करोगे। ये एक्सपेरिमेंटल बिहेवियर है, जस्ट हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं कि आपने करंट बढ़ा के H बढ़ाया तो ये O से A पे पहुंच गया, H कम किया तो ये कर्व जो हो गया वो चेंज हो, मतलब इवन इफ H जीरो भी हो गया तो भी यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, वही मैंने बोला कि अगर हार्ड होगा परसिस्ट करेगा, वो H करंट जीरो हो गई तो एक्सटर्नल जीरो हो गया ना, मैग्नेटाइजेशन जीरो थोड़ी हो जाएगी। तो जितनी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रिटेन करता है, किसी आर को हम बोलते हैं रिटेंटिव, यार एक टर्म होता है वी कॉल्ड एज ए रिटेंटिव, है ना। यह जीरो करने पे मैग्नेटिक फील्ड रिटेन करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रिटेंटिव। आपने बोला H जीरो पे हो गया फिर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। अब मैंने क्या किया, करंट रिवर्स किया तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स तो हो सकता है कि इस रिटेंटिविटी को ये वाले फील्ड कैंसिल आउट कर, तो एक केस में हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो सकता है यहाँ पे। तो एक टाइम आ गया C आ गया, C को हम बोलते हैं कॉर्सी विल, कॉर्सी विल। तो अब दो टर्म आ गए, रिटेंटिविटी एंड कॉर्सी विल। रिटेंटिविटी क्या हो जाएगा, व्हेन H इज जीरो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम रिटेंटिविटी बोलते हैं। एंड कॉर्सिविटी क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू ऑफ द H व्हेन मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स जीरो।
है ना, ऑब्वियस बात है। अगर हम H और उल्टा करते जाएं तो अब ये अपोजिट मैग्नेटाइज होने लगेगा, तो जो कर्व ऊपर था ऊपर गिर जाएगा, नीचे आ जाएगा। गैस को उल्टा अगर हम करेंगे, करंट रिवर्स करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। पहले दोनों कैंसिल हो गए। अब ये अगर स्टिल H हम कम करते जाएं, रिवर्स डायरेक्शन में बढ़ाते जाएं, तो ये नेगेटिवली मैग्नेटाइज होगा, तो कर्व होगा आपके यहाँ पे पहुंच जाएगा। बस इसको प्रॉपर्ली आप एनसीईआरटी देख के मालूम है ना, पूरी चीज को आप एनसीईआरटी से एक बार रिवाइज करें। दैट इज द बेस्ट प्लेस टू लर्न दिस चैप्टर। कोई दूसरा और कहीं दिया नहीं होता है, किसी दूसरे बुक के चक्कर में नहीं पड़ना। यहाँ पे कॉन्सेप्टिविटी हो गया, फिर उसके बाद हम यहाँ पे पहुंचे, है ना, ओ से ए पे पहुंचे, ए से आर, सी, यहाँ बी पे पहुंचे। अब मैं फिर से क्या करता हूँ कि फिर से एच को डायरेक्शन रिवर्स कर दूँ, तो मैं देखता हूँ एक नया पाथ है, ये इस तरह करो। मतलब वही मैं बोल रहा था कि यूनिक बिहेवियर नहीं है ना। आप देखो किसी भी एक एच को मैं ले लूंगा, इस एच पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी हम बता नहीं सकते ना। अगर ये इस फेज में है तो इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस फेज में है तो इतनी फील्ड होगी, अगर रिवर्स मैग्नेटाइजेशन के फेज में तो इतनी, है ना। मतलब सेम एच के लिए बी की यूनिक वैल्यू नहीं होती। इसी को हम हिस्टैरिसीस बोलते हैं। हिस्टैरिसीस का मतलब ही ये होता है। What is the meaning of the hysteresis? Hysteresis is no unique value of total magnetic field for a particular H. है ना, भाई कोई यूनिक वैल्यू नहीं होगी मैग्नेटिक फील्ड। इस एच पे डिपेंड करता है किस फेज में है, हिस्ट्री क्या है इसकी, है ना। मतलब हिस्ट्री क्या है मैग्नेटाइजेशन की, तो मतलब कहीं भी कोई मैग्नेटिक मटेरियल की क्या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, उसकी मैग्नेटाइजेशन हिस्ट्री के ऊपर डिपेंड कि पहले कैसे मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, है ना। इसलिए हम इसकी यूनिक प्रेडिक्ट नहीं कर पाते। तो ये आपका एक एच जीरो पे कितनी फील्ड रिटेन है, नेगेटिव एच किस वैल्यू पे सी की वैल्यू जीरो, तो इस तरह कर्व को हम बोलते हैं हिस्टैरिसीस। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर है कि अगर कोई सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा उसकी रिटेंटिविटी कम होगी ना, तो कम रिटेंटिविटी है। अगर सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो दिस इज वेरी लो रिटेंटिविटी, वेरी लो रिटेंटिविटी। और अगर कोई हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो हाई रिटेंटिविटी, ज्यादा रिटेन करेगा मैग्नेटाइजेशन, है ना। मतलब अगर मैं जैसे इन जनरल मैंने बनाया है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए इसको, अगर मैं सॉफ्ट और उसके लिए अलग अलग बनाना चाहूँ तो भाई सॉफ्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए ये कर्व कैसा होगा, है ना, और हार्ड के लिए कैसा होगा, तो मैं इसको ऐसा बना, अगर हार्ड एंड सॉफ्ट में डिफरेंशिएट करके अगर हम बनाए तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, कि अगर हार्ड की हम बात करें तो ये आपका कोई बीएच कर्व है ना, तो जो आपका हार्ड होगा उसका ये कर्व आपका ऐसा होगा, इसकी रिटेंटिविटी दिस इज योर हार्ड फेरोमैग्नेटिक। और अगर सॉफ्ट के लिए बनाए तो सेम बीएच कर्व ऐसा, ये आपका बीएच कर्व है, कि अगर सॉफ्ट के लिए बनाए तो उसकी रिटेंटिविटी कम है ना, तो ये आपका हो जाएगा सॉफ्ट, है ना। हार्ड के लिए रिटेंटिविटी हाई है और सॉफ्ट के लिए रिटेंटिविटी बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होती है ना, बहुत नेग्लिजिबल फील्ड को क्या करता है जैसे आपका रिटेंटिविटी, राइट। तो कुछ आपका ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, लेकिन
सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, क्या बात है ना। तो आप देखो इसमें जब जब हम डायग्राम बनाएंगे ना, तो जब साउथ से साउथ मैच करेगा और नॉर्थ से नॉर्थ मैच करेगा, इसका डायपोलमेंट अगर M1 है और ये M2 है, तो ये नेट डायपोलमेंट M1 प्लस M2। और जब साउथ एंड नॉर्थ अलग होंगे तो एक इस तरफ होगा एक इस तरफ होगा, तो M1 माइनस M2। और जब मैग्नेट को हम बीच से कट करते हैं ना, तो उसका डायपोलमेंट हाफ हो जाता है ना, कि मैग्नेट को अगर हम आधा आधा कट कर दें तो डायपोलमेंट क्या हो जाएगा, इसकी आपका हाफ होगा। तो ये चीजें याद रखोगे सॉल्व हो जाएगा। तो अभी आपने पढ़ा टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ, है ना, I बाई एम बी, ठीक होता है। एक्सटर्नल फील्ड में जब टाइम पीरियड जो होता है वो इतना होता है। पहले आपने क्या किया था, m एंड 2m को ऐड किया था, तो टाइम पीरियड 3 सेकंड, 3 पाई 2 पाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई रहेगी, मैग्नेटिक मोमेंट आपका 3m है। अब सेम एक्सटर्नल फील्ड में इसको आपने उल्टा कर दिया, तो आप टाइम पीरियड t कितना हो जाएगा, 2 पाई सेम है, एक्चुअली उल्टा भी करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ी चेंज होगा, तो नहीं रहेगा, पाई तो सेम ही रहेगा, लेकिन अब आपको अगर माइनस हो जाएंगे, तो 2m से m माइनस होगा तो m, हाँ, तो यहाँ से t बाई 3 हो जाएगी। t बाई 3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी देगी सकती है आपकी, है ना, दोनों को डिवाइड कर दो, बाकी सारे टर्म कैंसिल, t बाई 3 की वैल्यू रूट, तो टाइम पीरियड आ जाएगा t रूट, है। तो अब जो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा बी ऑप्शन हो सकता है, इसका बी ऑप्शन क्या होगा, सही है, तो 3 रूट 3 सेकंड्स, राइट। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास फॉर मैग्नेटिज्म, है ना, तो उसमें मैग्नेटिज्म के जो क्वेश्चंस कुछ बचे हुए हैं उसको कर लेंगे, प्लस विल स्टार्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका अगला जो चैप्टर है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वो स्टार्ट करेंगे। दैट इज ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। थैंक यू सर। Thank you, sir. थैंक यू।